वक्त में हिंदुस्तान चाइना के सामने वेस्ट की सबसे बड़ी शर्त है, वेस्ट की सबसे बड़ा दांव है, सबसे बड़ा दांव। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक अकेला देश है जिसके पास एक आबादी है और जिसके पास इतना कैपेसिटी है, जिसके पास एक कल्चरल इनहेरिटेंस है, एक वर्ल्ड के लिए एक नॉलेज बैंक है और उसके पास इस तरह के ब्रेन्स है जो दुनिया में जाके डेमोक्रेटिक वैल्यू को एसिलमेट करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक, भले ही पाकिस्तान के उन लोगों को मैं देखता हूँ जिस तरह के वो बेवकूफाना तरीके से वो लोग बात करते हैं। देशभक्ति होना एक अलग चीज है, लेकिन देशभक्ति में आप अपने लोगों को कटवा देना गाय मूली की तरह, गाजर मूली की तरह, वो एक अलग बात है। वो उस पागलपन को आप पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं। अभी हम वो दौर देख रहे हैं जिसमें हमको ये मालूम होता है, हमारी ओबी चली जाती है मातली उत्तराखंड में और हमारे तमाम रिपोर्टर बता रहे होते हैं कि सुबह आप देखेंगे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों से बात करेंगे, और जब हम सुबह का इंतजार करते हैं तो मोदी हिमाचल में कहीं और दे रहे होते हैं। वो हमको बता नहीं रहा है, कश्मीर जर्नलिस्ट था, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि क्या हो गया। तो वो कह रहा कि नहीं ये क्या हो, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अरे हमने कहा भाई उसका एक खींचा और लगाया तो उसमें बोला जा रहा कि अभी से 370 नवंबर। कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद भारत क्या करेगा, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र पुंडीर जी ने बहुत बार जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया है, रिपोर्टिंग भी की है। आइए उनसे जानते हैं इस सारी बातचीत के सारे पहलुओं पर। तो धीरेन्द्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या भारत के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो सीधा वार करेगा या और दूसरे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके पास? देखिए, डिप्लोमेटिक वॉर तो पहले से चल ही रहा है। जैसे ही हुआ अटैक, उसके बाद से भारत ने जो उनके साथ जो दूतावास है उसमें सदस्यों की संख्या घटा दी, जो डिफेंस अटैचे थे उनको वापस बुला लिया, उनको भी कर दिया। पाकिस्तान के जो नागरिक यहाँ थे शार्क वीज़ा पे, उनको वापस भेज दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान के लोगों को भी वापस बुला लिया, चूँकि वो पाकिस्तान ने वहाँ से कहा ये वाइस वर्षा है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, अटारी पर होने वाली परेड बंद कर दी, और सबसे बड़ा जो प्रहार था वो इंडस वाटर ट्रीटी पर भी उन्होंने कर दिया है। तो ये तो डिप्लोमेटिक वो था। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या काइनेटिक मूवमेंट होगी, यानी सेना का क्या होगा, यानी आर्मी किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है कि कब करेगी। करेगी तो है, ये सब लोगों ने मान लिया। यहाँ तक कि मुझे तो कई बार ये शक होता है सचिन, कि हमसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को यकीन है कि मोदी जो है ज़रूर करेंगे। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा कुछ डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं, चाहे वो हरियाणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हों कि वार मत कीजिए, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें, यहाँ तक कि बिहार चुनाव से जोड़ने वाले लोग भी मौजूद हैं यहाँ, इन लाशों पर राजनीति करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान एक तरफा है, वो ये कह रहा है कि साहब 3 दिन बाद हमला होने वाला है। बल्कि मैं तो देख रहा था उसके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल हैं, वो टाइम तय कर रहे हैं कि कब मोदी हमला करेंगे। हाँ, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुना उनके यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं एक तरीके से, कि शायद बस अब हमला हो ही जाएगा। हाँ, मतलब मुझे तो कई बार ये लगने लगा कि अगर हमला नहीं किया मोदी ने तो वो सबसे ज़्यादा उनको निराश करेंगे बजाय कि हिंदुस्तानियों को। पाकिस्तानी लोग ज़्यादा निराश होंगे। लेकिन इसको अगर एक गंभीर टोन पर देखें तो मोदी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इतने प्रेशर में है क्योंकि आपने जब पठानकोट किया तो आपने तुरंत जवाब दिया, आपने उसका पुलवामा हुआ तो आपने स्ट्राइक की, है ना, बालाकोट पहुंचे। तो उन दोनों के बाद भी पाकिस्तान से हम लोग 6 साल की शांति खरीद पाए। यानी हमने उनके ऊपर अटैक जरूर किया, लेकिन एक 6 साल की शांति कुल हासिल कर पाए। इस बार लोग ये चाहते हैं। दरअसल सचिन, कई बार क्या होता है कि नेताओं पर प्रेशर होता है, लोग नहीं जानते हैं, कि लोगों को लगता है कि हम लोग बाद में ज़रूर पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये सब किया, या कभी बाद में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया, लोग आगे पढ़ेंगे। हम उस शख्स पर पड़ रहे प्रेशर को गौर नहीं करते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे देश का जनमानस, जिसने उनको वोट दिया या नहीं दिया, अगर कुछ लोगों को छोड़ दें, चूंकि वो तो हमेशा रहेंगे, 140-148 करोड़ का देश है, तो इसमें आपको कोई वो नहीं है, और ये एक अच्छी बात है कि इसमें वो है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को गौर करते हैं
तो ये देखेंगे कि वो तमाम लोग चाहते हैं कि मोदी पाकिस्तान पर अब तक हमला क्यों नहीं कर रहे। उनकी निराशाएं हैं, मतलब, और ये लीडरशिप जो बहुत सेंसिटिव होती है, खासतौर से मोदी की लीडरशिप, अगर हम 2014 के इलेक्शंस को देखते हैं तो ये सोच के देखें सचिन कि 2014 का पूरा इलेक्शन मोदी को जन समर्थन के नाम पर पार्टी में आया, बिल्कुल, है ना। तो वो एक ऐसे नेता है प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कि जो जनता के साथ कंटिन्यू डायलॉग में रहते हैं, उस नब्ज को पहचानते हैं। किसी भी दुनिया के प्रधानमंत्री ने इतनी मन की बात नहीं की है। मन की बात का मतलब है कि वो पीएम एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जो जियो पॉलिटिक्स है, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको सारी दुनिया के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक दिन उठे और रात में जाके हमने वॉर कर दी हमने। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या सारी दुनिया में एक पहले नैरेटिव सेट करवाना पड़ेगा, सारी दुनिया को अपनी तरफ लेना पड़ेगा, तब कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर ये है कि भाई कोई एक्शन लिया जाएगा, बाकी साथ हमारे सारी दुनिया हमको सपोर्ट करेगी? क्या मतलब ये दुनिया का एक ध्रुवीकरण है, क्या वो हो सकता है इस तरीके के स्टेप से, इस तरीके से हो सकता है कि भाई अगर हमने अटैक कर दिया सपोज कीजिए, तो पाकिस्तान को भी साथ देने वाले जो देश हैं, क्या वो पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर वो हमारा साथ देंगे ऐसे मुद्दों पर? सपोज चाइना ही समझ लीजिए, या अमेरिका ने तो खैर खुलकर पाकिस्तान को पहले भी, इससे जब आए थे अभी ट्रम्प साहब, उन्होंने धमकी दी थी, उनको समझाया भी था। तो क्या क्या हो सकता है इसके बाद? देखिए, जियो पॉलिटिक्स में एक बात तो आप जान लो कि वहाँ फायदे के अलावा कोई शब्द नहीं होता, वहाँ कोई नैतिकता नहीं होती। ये सिर्फ हिंदुस्तान की किताबों में पढ़ाई जाती है, जो हिंदुस्तान के नेता अक्सर बाहर जाके करते हैं। दुनिया के किसी भी देश ने नैतिकता को कोई अपना विदेश नीति का स्तंभ नहीं बनाया हुआ, ना उससे कोई चलती है। अमेरिका जो 1962 में भारत को परमाणु छतरी देने की बात कर रहा था, वो तमाम चीजें बात कर रहा था, वही 65 में उसी के हथियारों से पाकिस्तान ने जंग लड़ी, है ना। और जब हम अंदर तक घुसने वाले थे, उसी के दबाव पर हमने किया। 71 के वार में इस अमेरिका ने उसको जेनोसाइड घोषित नहीं किया, जो क्लियर कट जेनोसाइड था, जिस पर पाकिस्तान खुद अमेरिका के, ये पूरी दुनिया में अकेला उदाहरण होगा, दर्शकों के लिए भी जान लें, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका के किसी वाणिज्य जो दूतावास का अधिकारी, रिचर्ड ब्लड उनका नाम था शायद, और इस पर किताब लिखी गई है, ब्लड स्टेटमेंट। उस जो पूरा वाणिज्य दूतावास था, उसके 22 में से 21 कर्मचारियों ने अपने देश को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकन सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हैं अमेरिका से मिली स्वतंत्रता के आधार पर। किस लिए? क्योंकि वो यहां हिंदुओं के नरसंहार को जेनोसाइड घोषित नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि निक्सन को मुलाकात करा रहा था। वहां उस समय निक्सन जो है चाइना के साथ पिंग पोंग पॉलिसी चल रही थी। तो आप ये देखिए, 30 लाख लोगों की जान उस युद्ध में गई, लेकिन अमेरिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जियो पॉलिटिक्स का पहला नियम तो मैंने आपको बता दिया। आज के वक्त में हिंदुस्तान चाइना के सामने वेस्ट की सबसे बड़ी शर्त है, वेस्ट की सबसे बड़ा दांव है, सबसे बड़ा दांव। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं, दर्शकों के लिए भी जानना ये जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में जितने वॉर लड़े, अमेरिका सब में विफल है। आप चाहे मिडिल ईस्ट में देखिए, है ना, आपको इराक ऐसे ही छोड़ के भागना पड़ा, आपको लीबिया ऐसे ही छोड़ के भागना पड़ा, आपको हर जगह से ऐसे भागना पड़ा। क्यों? अफगानिस्तान से, क्योंकि आपके पास लोग नहीं है। जब तक आप लैंड पर कभी भी आप अपने आप को सस्टेन नहीं करा सकते, जब तक कि आप पे पीपल ना हो, लोग ना हो, पॉपुलेशन ना हो, आप अपने लोगों को मरने नहीं देते। हिंदुस्तान एक अकेला देश है जिसके पास एक आबादी है और जिसके पास इतना कैपेसिटी है, जिसके पास एक कल्चरल इनहेरिटेंस है, एक वर्ल्ड के लिए एक नॉलेज बैंक है, और उसके पास इस तरह के ब्रेन्स है जो दुनिया में जाके डेमोक्रेटिक वैल्यू को एसिलमेट करते हुए उनके देशों के योगदान दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान को अमेरिका से कोई डर नहीं है। इस वक्त हम अमेरिका के हक में हो सकते हैं। अमेरिका का सिर्फ एक ही डर है जो दुनिया के तमाम देशों का, जिसमें कि भारत को थोड़ा काम बात करनी पड़ रही है अलग अलग देशों से। उनको ये डर है कि ये
पूरी तरह से दो न्यूक्लियर स्टेट में वार हो जाएगा। सिर्फ एक ये डर है, क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड सबसे बड़ी चीज होता है। और ये जब 1960s में जब इस पर बात की गई थी, तो एक मेड थ्योरी जिसको कहा जाता है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एक दूसरे का असंभावी विनाश, ये वॉर को रोकती थी। लेकिन अब इस थ्रेशोल्ड से हिंदुस्तान पार कर चुका। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, भले ही पाकिस्तान के उन लोगों को मैं देखता हूँ जिस तरह के वो बेवकूफ़ाना तरीके से वो लोग बात करते हैं, देशभक्ति होना एक अलग चीज़ है, लेकिन देशभक्ति में आप अपने लोगों को कटवा देना गाय मूली की तरह, गाजर मूली की तरह, वो एक अलग बात है। वो उस पागलपन को आप पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा जो चाइना है, चाइना पाकिस्तान का घनिष्ठ सहयोगी है। JF-17, JF-20, JF-10, उसके बाद जो भी है वो उसी के हैं। इसके अलावा उसके बाद टैंकों का जो है वो उसी का है। उसके पास FZ जो F-16 का है वो 2-3 से ज़्यादा स्क्वाड्रन नहीं है, जो उसको तब मिले थे 80s में। तो इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका, ये चाइना समझ चुका है कि CPC अब बनेगा नहीं, क्योंकि वो देख चुका बलूचिस्तान ने एक तरह और से, उसके बाद टैरिफ वार के बाद ट्रम्प ने जो लगाया है, तो इंडिया चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता चाइना। दूसरा ये कि चाइना के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ये है ना कि वो ये समझ चुका कि पाकिस्तान एक ऐसा घोड़ा है जिस पर कभी दांव नहीं लगा सकता। इस पर बैठकर बारात में तो जाया जा सकता है, दूल्हा बारात में जा सकता है, लेकिन वो उसको रेस कोर्स में नहीं ले जा सकता। तो इसीलिए पाकिस्तान एक ऐसा घोड़ा है जिस पर चाइना दांव नहीं लगाएगा, वो लंगड़ा घोड़ा है ना, क्योंकि बलूचिस्तान बलूच आर्मी के कब्जे में है। उसके कई हिस्सों में बलूच आर्मी इस समय गश्त कर रही है। इस समय वहां पाकिस्तान का वजूद मिट गया। आसिफ मुनीर इसीलिए कह रहा है कि हिंदू एक अलग कौम है, ये ताकि वो बलूचिस्तान के उन लोगों को इकट्ठा कर सके। आप समझ रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान, क्योंकि वो बना ही इस पे। जैसे मैंने एक बार ये सुना एक्स मुस्लिम का, उसने एक बड़ा जेन्युइन सवाल किया सचिन। उसने कहा कि अगर मैं इस्लाम छोड़ देता हूं तो फिर मेरे लिए पाकिस्तान खत्म हो गया। तो ये पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम था, ये मेरे लिए एकदम चौंकाने वाली बात थी कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा कि यार ये बना ही बुनियाद में था और मैं मानने से इनकार करता हूं इस्लाम को, तो जब मैंने इस्लाम ही नहीं माना तो ये देश ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको वहां बलूच आर्मी, सिंधी, जो खैबर पख्तूनख्वा का है, खैर पख्तूनख्वा है, वहां तो पाकिस्तान है ही नहीं। और सिंध में अभी लड़ाई हो रही थी पानी को लेकर पंजाब से। तो इसीलिए पाकिस्तान को कोई मदद करने वाला नहीं है। जो इस्लामिक कंट्री का, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का है OIC, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, वो इस समय एक तरह से डिफंक्ट है। और सिर्फ जब कश्मीर में से भारत ने 370 हटाई तो मरमरिंग सिर्फ आपको तुर्की से सुनाई दी थी, या उन अफ्रीका के उन छोटे मोटे देशों से जिनका कोई मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नहीं है, वो अपने होने के वजूद को स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि ईरान भी ये कह रहा है कि मैं जाके तुम्हारे लिए मध्यस्थता कर दूं, यानी पाकिस्तान को बचाने के लिए। आप सोचिए, दो ही वर्ल्ड में सुन्नी, जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, सुन्नी इस्लाम और शिया कंट्रीज। शिया की लीडरशिप जो है ईरान के पास है और सुन्नी सऊदी अरब के पास है, और दोनों भारत के साथ बहुत अच्छे टर्म्स पर हैं। तो इसीलिए आप बहुत सारी, और पूरा यूरोप भले ही वो कुछ भी नाटक करे, वो ये जानते हैं कि इस वक्त वो EU का या NATO का, जैसे अमेरिका से रिश्ता हटा, वो किसी भी नई कहानी को सुनना नहीं चाहते। तो हिंदुस्तान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी राफेल जो है हम लोग अभी फिर समझौता कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई जियो पॉलिटिक्स की। अब अपने देश में आते हैं। मोदी जी का हर स्टेप, हर फैसला उस बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? मतलब ये मुझे लगता है कि सचिन, आपके सवाल को माफ करना, मैंने कहा मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगा ये सवाल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप गलत थोड़ी सी बात को कह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स प्रधानमंत्री मोदी का फैसला जानते हैं, क्योंकि वो पिछले जब से ये अटैक हुआ है वो रोज बता रहे हैं कि अभी मोदी जी ने फाइल पर कुछ लिख दिया है। उन्होंने जिंदगी में फाइल नहीं देखी होगी सरकारी, लेकिन वो वहां से बैठ के, जो संजय दृष्टि महाभारत के 18वें दिन गायब हो गई थी, संजय से ले ली थी भगवान ने, है ना, तो लेकिन इनके पास अचानक आई है और ये लोग सब देख रहे हैं। खैर ये बात अलग है। मुझे लगता है कि आप इसको किससे जोड़ रहे थे सवाल को, मुझे इसलिए लगा जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ऐसा, मतलब क्या कोई ऐसा
मतलब क्या सोचा जा सकता है कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल स्टेप जो, जैसे मतलब मोदी जी अचानक से फैसले लेते हैं तो पता नहीं चलता है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो बालाघाट सुबह उठे और सुबह पता चला कि ISPR से, पाकिस्तान के हाँ, वो ISPR के ISPR ट्वीट से पता चला कि भाई ये ऐसा हो गया। तो क्या मतलब बदला तो जरूर लेंगे मोदी जी। और इंटरनल जो भारत का इतना प्रेशर है उनके पास, लोगों का प्रेशर, पॉलिटिक्स वैसे प्रेशर, तो मतलब क्या 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 किया जा सकता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ कि कितने ऑप्शंस इंडिया के पास हो सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी को, अगर किसी को भी, मुझे लगता है कि अगर नफरत से ज़्यादा यहाँ की हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां उनको स्टडी करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे कि आखिर होगा क्या, क्योंकि वो तब भी नहीं पता कर पाएंगे। इतने लंबे समय की पत्रकारिता में मैंने बहुत सारे, हमने कांग्रेस का वो दौर देखा जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार की या मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो की पहले लिस्ट आ जाया करती थी कि तब तक वो नहीं मुझे आया भी था, याद तो है, हम हाँ। लोगों ने वो दौर देखा। अभी हम वो दौर देख रहे हैं जिसमें हमको ये मालूम होता है, हमारी ओबी चली जाती है मातली उत्तराखंड में, और हमारे तमाम रिपोर्टर बता रहे होते हैं कि सुबह आप देखेंगे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों से बात करेंगे, और जब हम सुबह का इंतजार करते हैं तो मोदी हिमाचल में कहीं उनको और कहीं और दे रहे होते हैं। 300 मुझे याद है जब 8 अक्टूबर की वो थी और मैं ऑफिस आप ही के साथ था उस वक्त, मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, है ना, और अचानक फोन आया कि यार प्रधानमंत्री मोदी 8 मिनट में संबोधित करने वाले, 10 मिनट में क्या हो सकता है, और तमाम देश के सबसे तेज चैनल के लोग वहाँ स्टेज पर खड़े हो रहे के बता रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला हो रहा है ना, तो पाकिस्तान पर हमला होने का फैसला हो चुका है। और मैं जब वापस लौट रहा था घर तक तो कहा गया वापस लौटिए, और मैंने वो मुझसे पूछा, शायद अब मुझे मालूम नहीं आप थे या कोई था, उसने ये पूछा कि ये होने क्या जा रहा, तो मैंने हंसते हुए कहा था कि ये सिर्फ मोदी को पता है ना, तो वो अचानक पता चला कि टेंडर बंद हो गया, नोटों का जो है डिमोनेटाइजेशन, जो थोड़ा सा जरूर कश्मीर वाले पे था, लेकिन ये नहीं था 370-18, ये लोगों को लग रहा था 35A क्योंकि उस वक्त हम लोग 3 अगस्त को हम लोग कश्मीर पहुंच चुके थे, श्रीनगर में थे, तब भी हम लोग बहुत ही कंफ्यूज थे, और जब हम लोग पूछ रहे थे, बल्कि कश्मीर के बहुत सारे अनुभव हैं इस तरह के, तो जो एक वहाँ का जो लोकल जर्नलिस्ट था वो ए भी यहाँ लगाए हुए था, और सेटेलाइट फोन तो वो तो बंद हो चुके थे, तो ओबी चूंकि सेटेलाइट से करनी होती तो उन पर वॉइस हो रही थी, उनसे बात हो रही थी, हमारी ओबी थी नहीं, तो मैं जहाँ था वहाँ उस दूसरे चैनल के रिपोर्टर से बात करने के लिए वहाँ खड़ा था कि शायद पता चलेगा क्या हो रहा है, क्योंकि टीवी वीवी सब कर चुके थे, और मतलब उसमें आ रहा था कश्मीर पूरी तरह काट दिया गया था, तो वो जो सुन रहा था वो बोल नहीं रहा है, वो हमको बता नहीं रहा है, कश्मीरी जर्नलिस्ट था लेकिन वो बता नहीं रहा है कि क्या हो गया, तो वो कह रहा है कि नहीं ये क्या हो, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अरे हमने कहा भाई, हमने उसका ये खींचा और लगाया तो उसमें बोला जा रहा कि अभी से 370 नवंबर, तो वो भी किसी को नहीं पता, तो अभी क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी क्या लेंगे, ये भी मोदी जानते हैं। तो मैं उन पत्रकारों में नहीं हूँ और मेरे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी की फाइल को सुबह से शाम तक पढ़ रही है, सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स पे, इसलिए हम सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं कि कुछ मुझे तो होगा। लगता है कि उन्होंने खुद कहा है। दरअसल देखिए, दो चीजें आप गौर करो, हम लोग एक एम्बुश भी कर चुके, जो हमारे लोग उसके बाद गए, हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुके, तो उससे हमने, मैंने बताया कि 5 साल की शांति खरीद पाए 6 साल की, तो इस बार मोदी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ताकि ये समस्या कम से कम 1-2 दशक तक तो हल हो, पूरी तरीके से पूरी तरह ना हो तो दशक तक तो हल हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कल्पनातीत होगा, वो खुद कह चुके, कल्पनाओं से परे। तो जो पीएम अपनी चीजें बहुत तौल के बोलता हो, 11 साल के इस कैरियर में हम सारे पत्रकार अब तक, मैं इसको तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पत्रकार की हार के तौर पर स्वीकार कर रहा हूँ कि हम कोई एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे, सही बात है, सही बात है। और एक बात और याद रखना सचिन, पीएम हमेशा अकेला होता है। आज के वक्त में अगर मैं देख रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है, सुबह से मैं सोच रहा था इस पे, हो सकता है मैं इस पे बड़ी लंबी बातचीत भी करूँ, कि पीएम इस वक्त हिंदुस्तान का उस मौके पे खड़ा है जिसकी कलम को ये फैसला लिखना है कि आने वाली नस्लें उसको कैसे याद करेंगी, इतिहास हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप ये सोचिए,
उसके पास थिंक टैंक होंगे, उसके पास विदेश मंत्री होंगे, नहीं, वो अकेला होता है। हमेशा याद रखना, जो शीर्ष पे होता है, जिसको फैसला लेना होता है, वो अकेला होता है। फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त उस दौर से गुजर रहे हैं जिससे कभी इंदिरा गांधी गुजरी थी। मुझे याद है इंदिरा लास्ट बैटल जो बुक है मार्क टली और सती जैकब की जो किताब थी, उसमें उसने 2 जून को जब फैसला लिया जाना था, ऑपरेशन ब्लू स्टार का, तो उस दिन इंदिरा गांधी को कोई एक सम्मेलन संबोधित करना तालकटोरा में, तो वो लेट आई 3-4 मिनट। तो उसने लिखा कि मैंने कभी प्रधानमंत्री गांधी को लेट आते हुए नहीं देखा, वो हमेशा समय पर पहुंचती थी, और जब वो भाषण दे रही थी तो कई जगह फंबल कर रही थी, जो उनकी आदत नहीं। तो ये प्रेशर होता है फैसलों का, तो वो प्रधानमंत्री मोदी इस समय उससे गुजर रहे हैं। हम लोग एज ए पत्रकार मेरे लिए बहुत आसान है, और एज ए यूट्यूबर तो और भी आसान है। मैं ये कह के चला जाऊं कि मोदी खुद लाठी लेके निकल चुके हैं और बहुत मारेंगे शहबाज शरीफ को। हो सकता है मैं थंबनेल बना दूं, इससे लाखों लोग देखने लगे, लेकिन पीएम होता है, उसको फैसले लेने। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके बारे में। ये कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है वो टीआरएफ करके एक नई संस्था है जैश की, उसने किया है। देखिए, ये तो टीआरएफ ने मना भी कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा दबाव हो गया टीआरएफ के ऊपर कि उसने मना कर दिया। जैश का एक दरअसल हुआ क्या था कि 2019 के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी हुई, और चूंकि उस वक्त तो अमेरिका भी लड़ रहा था अफगानिस्तान में, तमाम चीज़ें थी, तो लिहाजा जैश ने FATF से बचने के लिए पाकिस्तान ने जैश और लश्कर जैसे आतंकियों को ठंडा किया था। माफ करना, ये लश्कर का, सॉरी, लश्कर का आउटफिट है, जैश के अलग ऐसे हैं। चूंकि बेसिकली जैश क्या है कि देवबंदी विचारधारा का है ना, और लश्कर जो है अहले हदीस है। अच्छा। तो दोनों के बीच में ये है, वहाबी मूवमेंट है, तो वो, और लश्कर सरकार पर ज़्यादा आश्रित है। अच्छा। जैश मोहम्मद देवबंदी है, चूंकि देवबंदी मदरसों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में है, और जनता जो है देवबंदी उस पर बहुत ज़्यादा उसको चंदा वंदा सब मिलता है। लश्कर पूरी तरह से सरकार पर है। तो गजवातुल हिंद, द रेजिस्टेंट फोर्स, और जो अफजल गुरु स्क्वाड, डेथ स्क्वाड, इस तरह के कई सारे नए हैं, वही है ये तमाम। चूंकि आप लाओगे कहाँ से, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बार बार जब प्रेशर आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के मोहरे हैं ये, पाकिस्तान को इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। अब मैं नहीं समझ पा रहा कि उस समय आसिम मुनीर ने ये सोचा था क्या इतना बड़ा तरीके से होगा, और मतलब इंडिया का रिएक्शन बालाकोट से भी ज़्यादा होगा, ये उसने नहीं सोचा होगा, मुझे लगता है, उम्मीद नहीं किया होगा। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टीआरएफ की जो वापसी है, उसने कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल हैक हो गया था, मेरा मतलब आप ये सोचिए किस तरह की बात है, क्योंकि वो डर उनके क्रिएट हो गया। तो ये बेसिकली टीआरएफ हो या ये कश्मीर में आतंक की कहानी जो है, हाइड्रा, मेरे विचार से चूंकि साइंस के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो हाइड्रा जानते हैं ना, तो वो जो है अमीबा प्रोटियस है, वो अमीबा प्रोटियस भी उसी तरह से है। वो क्या करता है कि बदलता रहता है टुकड़े होते रहते हैं, और वो उनसे मल्टीप्लाई नहीं, दूसरे क्या करता है कि वो अपना आकार बदलता है। तो आप उनको जानते नहीं, वो सोल जेल स्टेट में रहता है। तो ये पाकिस्तान का जो है ये इसी तरह से आतंकवाद है। वो सारे आतंकी किसी एक संगठन में होते हैं, फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर तीसरी तरफ चले जाते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन ट्रेड टास्क फोर्स थी, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, और अब निकल भी गया। ये देखिए, पाकिस्तान की आर्मी को आप हल्के में नहीं ले सकते। वो लोग, चूंकि पाकिस्तान में जो भी टैलेंट है, जो भी बचा कुचा टैलेंट है, वो सब आर्मी में है, क्योंकि आर्मी वहाँ की दुनिया की सबसे बड़ा रोजगार वही देती है, सारे लोगों को बिजनेस वही चलाती है। सर के बाल रंगने से लेके जूते बनाने तक वो सब, यानी मिठाई से हथियार तक का काम वो सुनाती है, पढ़ाई तक करती है। तो अब आप ये सोचिए कि जब टीआरएफ जैसे संगठन है, वो सब है, वो इस समय हर बार नए आ जाएंगे, फिर कोई और नया आ जाएगा। आपको याद होगा 1994 में विदेशी 5 उनका वो हुआ था, किडनैप हुआ था, जिनमें से एक भाग के आ गया था, बाकी का कुछ पता नहीं चला था, एक ही गर्दन काट दी गई। उसमें अल फरहान संगठन है, अल फरहान, फिर उसके बाद गायब हो गया। अल फतेह 60s में अल फतेह ने शुरू किया था कश्मीर में। अल फतेह भी इसलिए क्योंकि पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का जो था आतंकी संगठन, वो अल फतेह हुआ करता था, तो लिहाजा उसको रखा गया था।
फिर बाद में आपने हिजबुल मुजाहिदीन देखा, फिर उसके अलग अलग इन्होंने देखे, फिर जाकिर मूसा AQIS में आ गया, फिर पता चला कि ISIS भी वहां पहुंच गया, और अब हमास की धमक भी आप सुन रहे हैं। सो दैट इसीलिए ये कहना कि कौन आतंकी संगठन है वो मायने नहीं है। इन सब की डोर एक है, ये कठपुतलियां हैं जो हर बार किसी और रोल में आ जाती हैं। तो इस बार TRF का चेहरा है, अगली बार कोई और होगा, कोई और चेहरा होगा, लेकिन है पाकिस्तानी। अच्छा, दूसरा ये बोला जा रहा था कि ये जो भी कुछ हुआ भाई, सरकार ने भी माना है कि इसमें हमारा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स तो रहा ही है, और बिल्कुल जो कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिंक्स रहे होंगे। तो एक 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 वो भी निकल के आ रही है आवाज़ कि भाई कश्मीर के लोग वाकई में 370 से उतने खुश नहीं हैं हटने से जितना ये दिखाया जा रहा है या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। देखिए, एक बात होती है, जब वो कभी आग लगती है सचिन, तो लोग बाल्टी लाने वाले से पूछते नहीं कहाँ से खरीद के लाया, उस समय आग बुझाई जाती है, उसके अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको बचाया जाता है। सही बात है ना। घर गिरता है तो लोग निकालते हैं, ये नहीं पूछते किस सीमेंट से बना था, या मिस्त्री का पता नहीं पूछते हैं। ये जरूर है कि जब हम लोग बचा लेंगे, जब हम फैसला कर लेंगे, तब हमको ढूंढना है। और इस समय हो रहा है, इससे बड़ी चूक तो हो नहीं सकती ना। आप ये चूक है, लेकिन ये बताइए, चलो ये चूक है तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ वहां अभी तक की ह्यूमन सिविलाइजेशन में, 9/11। सही बात। सबसे मतलब उस जमीन पे जाके अटैक किया जहां पहुंचते नहीं थे लोग। तो क्या हुआ? तो दरअसल आप तैयारियां करते हैं, आप अपनी सरकार को छोड़े नहीं, उसकी गलतियों के लिए उसको बख्शे नहीं, लेकिन इस समय वॉर है। इस समय ये नहीं पूछा जाएगा बाल्टी कहां से खरीद के लाया, हम तेरी बाल्टी से पानी नहीं लेंगे। इस समय चूंकि ये तो तय है कि अगर बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर आए हैं, तो ये बात जितनी यूट्यूबर आसानी से कह रहे हैं ना मोदी को गाली देने में या उसमें, वो लोग कश्मीर में घूमे भी नहीं होंगे जाके। सही बात है। जिस तरह से चंबल में इतने सालों तक एक टीले के इधर डाकू रहते थे, दूसरे उसी टीले के दूसरी तरफ पुलिस की फोर्स पड़ी रहती थी, एक दूसरे का कांटेक्ट ही नहीं हो पाता था। इसी तरह से जो कश्मीर के अंदर का जंगल है, जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, जंस्कार, उन सबसे जो आते हैं, आप उनमें आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाते। घुस गया तो वो आदमी, क्योंकि आप मैन टू मैन मार्किंग कैसे करेंगे, इंच टू इंच थोड़ी करेंगे। एक बहुत बड़ी चीज पाकिस्तान के हर आदमी के मुंह से आप सुनते हैं, अभी शाहिद अफरीदी का आप बयान सुन रहे होंगे कि 8 लाख की फौज है और ये सब है। वो इतनी मूर्खता की पराकाष्ठा पर चढ़ा हुआ देश है, लगता है कि दुनिया में एक स्पेशल किस्म का नशा बना है जो पाकिस्तान में ही पिया जाता है। क्योंकि ये सोच के देखिए, पूरी हिंदुस्तान की आर्मी 12 लाख की है। हिंदुस्तान को 2 फ्रंट पे खेलना है और पाकिस्तान कुछ नहीं है। ये तो हमारी लीडरशिप ने तुष्टीकरण के लिए उसको माना था, वरना अगर हम शुरू से चाइना के साथ टकराने की बात करते तो पाकिस्तान चूटी है, वो कभी भी मसला जा सकता। लेकिन चूंकि आपकी फोर्स को 2 फ्रंट पे हमेशा खड़े होना पड़ता है। दुनिया के सबसे खतरनाक खित्ते में पाकिस्तान के शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं, कुछ तो ले लेना चाहिए, वरना दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्से में आप हैं, जहां 3 न्यूक्लियर स्टेट हैं, तीनों में से दोनों के साथ आपकी दुश्मनी के रिश्ते हैं, आप दोनों के साथ जंग लड़ चुके हैं, उस न्यूक्लियर जोन में आप बैठे हैं। सही बात है ना। तो इसीलिए इस समय आपको इस तरह देखना है कि हमको कैसे करना है। तो जांच होनी चाहिए, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है, आप इस्तीफा दें, आप मुकदमे हो, आप पे ट्रायल चले, क्योंकि 62 के बाद तो वार पे बात नहीं की किसी ने। पीटर एंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट आज तक साया नहीं किया आपने, बल्कि आपने उन सबको बना दिया। जो मैं ये किसी का बचाव करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी देश से बड़ा नहीं होता, लेकिन कई बार आदमी देश को दिशा देते हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है कि 200 किलोमीटर तक अंदर आतंकी आए, इस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाया जाए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा कि लोकल सपोर्ट, 370 आपने सवाल किया, तो कश्मीर एक ऐसी जगह है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। वहां सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का इशू नहीं है, वहां चाइना भी है, वहां दूसरी एजेंसीज भी हैं। बल्कि मैं हंसता था जब वो उन लोगों से मैं बात करता था, चूंकि जो वो कहते थे आप कौन सी एजेंसी से,
अच्छा हाँ, कोई भी आदमी वहाँ बात करता था तो उसकी एक दूसरे के साथ बातचीत यही होती थी, अच्छा, कौन सी एजेंसी कौन से है। सी एजेंसी से तो है? दुनिया की तमाम एजेंसीज, क्योंकि वो एक कन्फ्लिक्ट जोन बना दिया था, वेस्ट उसमें ये चाहता था। डिक्सन प्लान तो यही था, बहुत सारे, खैर उस पर तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आप उसको ये सोचिए ऐसे कन्फ्लिक्ट जोन में जहां आदमी एक मल्टीपल स्टेट में रहता। देखिए दो चीजें रही शुरू में, हिंदुस्तान पाकिस्तान को चाहने वाले, हिंदुस्तान को चाहने वाले और आज़ादी चाहने वाले। ये लगभग हिंदुस्तान चाहने वाले थोड़ा ज़्यादा थे, 42-40% थे, क्योंकि कोशिश करता था वो शेख अब्दुल्ला डील करता था, और वो इतना चिकना था कि उसको जो भी पकड़ने की कोशिश करता था फिसल जाता। तो वो एक तरीका था। दूसरा फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान को चाहने वाले भी थे कुछ, जिन्होंने, मैंने बताया कि उन्होंने फ्रंट बनाए, बाद में यहीं रह गए, वो यहीं के लीडर बन गए। और एक इंडिपेंडेंस के लिए भी कुछ लोग थे कि साहब हमको जो है स्विट्जरलैंड जैसा सपना बना के और ये दोनों देश आजाद चाहिए। हाँ। लेकिन धीरे धीरे चूंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा आंखें बंद करके रखी, जैसे कि हम लोग डोडो को जानते हैं, डोडो लुप्त हो गया है ना। अगर पता नहीं दर्शकों को मालूम है नहीं, मॉरिशस में हुआ करता था एक डोडो पक्षी, जो भागता नहीं था बहुत ही, सबके साथ तो शिकार में मारा गया। इतना शिकार हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिच की तरह आंख बंद कर लेते थे। हिंदुस्तानी सरकार क्या करती थी, अपना अंदर मुंह दिया रेत के अंदर और अपना सो गए। अरे भाई आपको दिख रहा है और आपने पनिश नहीं किया, आपने अपने आप को स्टैंड नहीं किया। एक और बड़ी बात जो मैं अक्सर बोलता था, वहाँ जितने लोग होते थे जिनसे मेरी बातचीत होती थी, जर्नलिस्टों से, उनसे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि साहब 370 का मसला है और 370 से क्या है और हम नहीं चाहते। आज वो सब मांग रहे हैं 370 वापस मांग रहे हैं, उस समय 370 को कुछ मानते ही नहीं थे। वो कहते थे ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है। वो अक्सर ये कहते थे कि हिंदुस्तान में किसी में दम नहीं है, 370 हटा दे, 370 के बिना ये देश जल जाएगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता था, नईम खान जो अभी जेल में है, हुर्रियत वाला, जब मैं उससे मिलने गया था तो उसने मुझे तमाम चीज़ें कही, तो मैंने उससे सिर्फ एक ही बात कही कि अभी हिंदुस्तान के स्कूलों से और यूनिवर्सिटीज़ से कश्मीर के मसले के हल के लिए हिंदुस्तानी निकला नहीं है। जिस दिन वो निकलेगा उस दिन नेता इसको शमशान बना देंगे। तुम उसको जानते नहीं हो, क्योंकि वो भीड़ वो चाहती है हल, वो अभी कश्मीर को देख नहीं रही है, वो कश्मीर को अपना मानती है, इसीलिए वो तुमको दुश्मन नहीं मान रही है। तुम हमारे घर लाशें भेज रहे हो, किसी ना किसी दिन तो निकलेगा। और फिर जब मैं 2019 में गया तो मुझे उसी जर्नलिस्ट ने, एक ने, जिसके सामने बात हो रही थी, उसने कहा कि शायद आप उस दिन बहुत प्रॉफिटिक बोल रहे थे। तो ये मेरा मानना है कि 370 के लिए बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं, वो भी सुधर नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कश्मीर में पिछले 30-40 सालों से ये लड़ाई जंग की लड़ाई नहीं है जो आज़ादी की जंग है, ये लड़ाई पाकिस्तान में मिलने की जंग नहीं है। ये जो लड़ाई है ये इस्लाम की लड़ाई हो गई है। पाकिस्तान पूरे कश्मीर में इस वक्त जमातीज़ ने पूरा का पूरा, जो देवबंदी स्कूल्स हैं, जमात के जो स्कूल्स हैं, उन्होंने पूरी इस लड़ाई को, इस नैरेटिव को बदल के रख दिया, और इस्लाम खतरे में है के नारे के साथ ये पूरा का पूरी लड़ाई, चाहे वो जाकिर मूसा हो, चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे वो रियाना हो, किसी का भी नाम लीजिए, उन लोगों के माँ बाप, उनके सबके, बल्कि वो वीडियो भी मैं देख सकते हो आप स्क्रीन पे, जब वो फौजी कह रहा है कि आप, अगर आपका बेटा जब कभी सरेंडर, वो फंस जाएगा एनकाउंटर में, तो हम आपको बुलाएंगे। तो उसकी पत्नी कह रही है कि मैं उसको अपने हाथ से मार दूंगी अगर वापस आया, क्योंकि उसको मालूम था वो घर जिसमें बैठी है उसको उसकी कमाई से मिल रहा है, उसके पैसे से मिल रहा है। आज वो जो घर उड़ रहे हैं, अब जरा पूछना, अब वो रो रो के बुला रही है, क्योंकि जब आप सठे साठ्यम समाचारे, जैसे को तैसे, आप नहीं, दुष्ट को दंड ना देना, दुष्टता का बढ़ावा करना है। ये इतिहास का सबक है हमारे। हम हालांकि याद नहीं करते, हर बार फेल होते हैं या ग्रेस के नंबर से पास होते हैं, इतिहास हमारे साथ ऐसा ही करता है। सही बात है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, अब देखना ये होगा कि मोदी जी क्या स्टेप लेते हैं और पाकिस्तान को हम लोग कैसा सबक सिखाते हैं। आगे फिर और इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।